नमस्कार, राजपूत ट्यूटोरियल्स का डिजिटल मंच रेला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि 5 मई 2022 से सीजे व्यापम की न्यू बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में प्रारंभ की जा रही है। इसी कड़ी में मैं आज इंडियन पॉलिटी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक धन विधेयक पर विस्तार से चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। यदि आप प्रीवियस सीजे व्यापम का यदि पेपर पर नजर डालें तो इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंडियन पॉलिटी से जो प्रश्न व्यापम में पूछे जाते हैं, अधिकतर प्रश्न जो होता आपका स्टेटमेंट वाले प्रश्न होते हैं। जब तक आपको उसके सभी पहलू, सभी पक्ष जब तक आपको मालूम ना हो, तब तक प्रश्न नहीं बनाया जा सकता। तो आज हम धन विधेयक से जुड़ी हुई सभी पक्षों को विस्तार से हम देखेंगे और साथ ही साथ किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे हमें आंसर लेना है, इन प्रावधानों पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं और इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्या आपका विधेयक। ठीक, विधेयक अर्थात क्या आपका बिल। ठीक है, अब संविधान के अंतर्गत यदि आप विधेयक के बारे में हम बात करें तो टोटल 4 प्रकार के विधेयक का प्रावधान है। ठीक, कितने प्रकार का? 4 प्रकार के विधेयक का प्रावधान है। अब कौन कौन सा विधेयक है? तो सबसे पहला आपका साधारण विधेयक, साधारण विधेयक जिसे हम ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक। दूसरा यदि हम देखें तो आपका दूसरा विधेयक कौन सा है? धन विधेयक। दूसरा कौन सा? धन विधेयक, या इसे हम क्या कहेंगे? मनी बिल कहेंगे। तीसरा विधेयक है आपका वित्त विधेयक, वित्त विधेयक या फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। और चौथा जो आपका विधेयक है वो है संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। ठीक, टोटल जो है विधेयक के प्रकार की यदि हम बात करें तो संविधान के अंतर्गत 4 प्रकार के विधेयक का प्रावधान किया गया है। ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। चारों बिल के अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, अलग अलग प्रकार है। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है मुख्य रूप से जिस पर हम विस्तार से बात करने वाले हैं वो है आपका धन विधेयक अर्थात मनी बिल। इसके समस्त पक्षों को हम देखेंगे क्योंकि ज्यादातर अगर विधेयक में प्रश्न आता है तो एक धन विधेयक से जुड़ा हुआ और एक वित्त विधेयक से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम इन विधेयक से संबंधित भी आपके कंपेयर करके देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आपका क्या? धन विधेयक। धन विधेयक या मनी बिल। धन विधेयक या मनी बिल। ठीक है, मनी बिल। अब धन विधेयक से जुड़ी हुई सारे प्रावधानों को टू द पॉइंट ध्यान रखेंगे, एक एक बिंदुओं को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम इसमें देखें तो सबसे पहले हम यदि बात करें आपका क्या? अनुच्छेद। ठीक, अनुच्छेद अर्थात आर्टिकल जो है धन विधेयक से जुड़ी हुई आर्टिकल कौन सा है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है, इसका प्रावधान है। तो धन विधेयक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 अर्थात 110 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। ठीक, तो पहला एक बिंदु आपको याद रखना है क्या? कि धन विधेयक की परिभाषा या धन विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरा बिंदु। ठीक, अब दूसरा बिंदु हम देखेंगे कि धन विधेयक क्या है, अर्थात हम किसे धन विधेयक कहेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में किसी व्यापम की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। तो धन विधेयक कहने से आशय है जिसमें मुख्यतः 4 बातें क, स, री और आपको क्या? लो। ठीक है, जिस भी विधेयक में ये 4 बातें हैं उसे हम क्या कहेंगे? धन विधेयक। लेकिन अब क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है कि केवल
ये चार बातें ध्यान रखने से क्वेश्चन नहीं बन पाता, इसको हम विस्तार से देखेंगे अभी। अब ये क स री लो का मतलब क्या है? क से आपका कर अर्थात टैक्स, स से बोले तो संचित निधि, क्या? संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। री से आपका क्या है? ऋण अर्थात लोन, और लो से आपका क्या है? लोक लेखा निधि, क्या? लोक लेखा निधि, ठीक, पब्लिक अकाउंट फंड। तो सामान्यतः हम यह देखते हैं कि धन विधेयक कहने का मतलब जिसमें भी चार बातें हैं, ठीक, कर, संचित निधि, ऋण और लोक लेखा निधि, ये चार बातों से जुड़ी हुई विधेयक क्या कहलाता है? सामान्यतः धन विधेयक। लेकिन अब यदि इसके अंतर्गत बात करें कि जो आपका कर है अर्थात टैक्स है, तो इसमें क्या क्या चीजें, यहां से क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कर के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? तो पहला, इसमें अधिरोपण, कर का क्या हो? अधिरोपण, ठीक है, अर्थात इंपोजिशन, ठीक, इंपोजिशन, अधिरोपण। दूसरा आपका कर का उत्सादन, उत्सादन, उत्सादन या एबॉलिशन, एबॉलिशन। तीसरा, कर का परिहार या रेमिशन, रेमिशन। और चौथा इसके अंतर्गत आपका परिवर्तन या विनियमन, विनियमन, ठीक, अल्टरनेशन या रेगुलेशन, ठीक। ये तो ये क्वेश्चन सीजी व्यापम में पूछा है कि धन विधेयक के अंतर्गत क्या शामिल है। तो आपको मालूम तो है कि कर से जुड़ी हुई प्रावधान जो है आपका क्या है? धन विधेयक है, अर्थात कर लगाना हो या कर हटाना हो, ये सामान्य रूप से हम जानते हैं। लेकिन ये शब्दों से क्वेश्चन आया है क्या? कि कर का अधिरोपण अर्थात इंपोजिशन, कर का उत्सादन या एबॉलिशन, उसका परिहार या रेमिशन, परिवर्तन या विनियम अर्थात रेगुलेशन। मतलब कर अधिरोपित करना हो तो आपका धन विधेयक है, कर का उत्सादन या एबॉलिशन करना है, समाप्त करना है, तो भी आपका धन विधेयक है। धन का आपका कर का परिहार या रेमिशन आप रेमिशन करना है तो आपका क्या है? धन विधेयक है। उसका परिवर्तन या विनियम अर्थात रेगुलेशन करना हो तो भी क्या है? आपका धन विधेयक हो। तो कर के अंतर्गत चार चीजें, क्या? अधिरोपण, उत्सादन, परिहार और परिवर्तन या विनियम से संबंधित प्रावधान भी क्या है? आपका धन विधेयक है। उसी तरीके से बात करें संचित निधि से संबंधित प्रावधान, तो संचित निधि में ध्यान रखेंगे, संचित निधि से पैसा निकालना हो या पैसा जमा करना हो तो क्या है? आपका धन विधेयक है। उसी तरीके से हम बात करते हैं लोन में, लोन लेना हो, ठीक है, किसी भी आपके राशि यदि लोन लेना हो या लोन देना हो तो दोनों कंडीशन में जो विधेयक है क्या है? आपका धन विधेयक है। उसी तरीके से पब्लिक अकाउंट फंड, अगर हम बात करें कि जो ये मैंने लिखा है कि संचित निधि और लोक लेखा निधि, तो संचित निधि या लोक लेखा निधि कहने से आशय है कि सरकार का मुख्य रूप से तीन फंड होता है, ठीक, तीन खजाना हम कह सकते हैं। एक संचित निधि या कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का संचित निधि, जिसे हम सामान्य रूप से यह समझते हैं कि संचित निधि कहने से आशय है कि सरकार जो कुछ भी पैसा कमाती है वो कहां पर जाता है? आपका संचित निधि में जाता है, ठीक है। और लोक लेखा निधि कहने का मतलब है कि जनता का पैसा जो सरकार के पास है, चाहे वह आपका बैंक में जमा हो या एलआईसी में जमा हो, तो यह सारा पैसा मुख्य रूप से कहां पर? आपका लोक लेखा निधि के अंतर्गत है। तो यह कह रहा है कि संचित निधि से पैसा निकालना हो तो धन विधेयक, संचित निधि में पैसा जमा करना हो तो धन विधेयक, उसका विनियम करना हो तो आपका धन विधेयक। उसी तरीके से ऋण में, ऋण देना हो या लेना हो, दोनों स्थिति में क्या है? आपका धन विधेयक है। लोक लेखा निधि में आपका पैसा जमा करना या निकालना हो, ठीक है, आपका या विनियोग करना हो तो क्या है? आपका धन विधेयक है। तो मुख्य रूप से जिस भी विधेयक में ये चार बातें हैं उसे हम क्या कहते हैं? आपका धन विधेयक कहते हैं, ठीक है।
तो पहला हमने देखा क्या, आपका अनुच्छेद। दूसरा हमने क्या देखा कि आपका धन विधेयक है क्या, किसे हम सामान्यतः धन विधेयक कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद तीसरे बिंदु पर हम चलते हैं। ठीक है, कि ये जो आपका विधेयक है, अब हम इसके प्रेजेंटेशन अर्थात इसके पुनः स्थापना या इसके प्रस्तुति किस आपके सदन में किया जाएगा, राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यकता है कि नहीं, पास करने की प्रक्रिया क्या है, ये सारी बातों पर हम बात करते हैं। तो तीसरा बिंदु हम ये देखेंगे कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, पूर्व अनुमति अर्थात इस आपके धन विधेयक से संबंधित प्रावधानों में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या पूर्व हस्ताक्षर। अभी किसी पेपर में पूछा है कि निम्न में से किस विधेयक में राष्ट्रपति का पूर्व हस्ताक्षर या पूर्व अनुमति आवश्यक है। तो याद रखिएगा, इस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या इसी को हम कहें पूर्व हस्ताक्षर, पूर्व हस्ताक्षर क्या है आपका, आवश्यक है। पूर्व हस्ताक्षर आवश्यक है अर्थात ध्यान रखेंगे, जब कभी भी मनी बिल को, ठीक है, पुनः स्थापित किया जाएगा अर्थात प्रेजेंट किया जाएगा, उससे पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना क्या है आपका, अनिवार्य है। ठीक है, तो आपका तीसरा बिंदु यह हो गया। उसके बाद चौथे बिंदु पर यदि हम बात करें, ठीक, चौथे बिंदु पर अब हम बात करते हैं पुनः स्थापित, पुनः स्थापित। ठीक, पुनः स्थापित शब्द, ये बार बार आपके जो शब्द आता है क्वेश्चन में, वो पुनः स्थापित शब्द ही रहता है। इसका मतलब है प्रेजेंटेशन, मतलब किस आपके सदन में पहले आपको प्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, तो पुनः स्थापित कहने का मतलब है कि यदि वह धन विधेयक है तो याद रखेंगे पहले ये लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाएगा। कहां पर, लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहां पर, लोकसभा में ही पुनः स्थापित होगा। इसका मतलब है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा, राज्यसभा में इसको पहले प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि देखिए धन से जुड़ी हुई बातें होती हैं, धन से जुड़ा हुआ प्रावधान होता है, और सामान्यतः आपके जो वर्तमान सरकार है, आपको मालूम है कि जो सरकार होता है वह लोकसभा में बहुमत दल अर्थात जिसको लोकसभा में मेजोरिटी विधि की सरकार होती है। तो सामान्यतः पहले इसे कहां पर लाया जाता है, लोकसभा में। तो लोकसभा में ही इसे क्या किया जाएगा, पूरा स्थापित किया जाएगा। अगला बिंदु यह है कि जैसे हम विधेयक को प्रस्तुति के आधार पर, प्रेजेंटेशन के बेस पर, दो प्रकार का विधेयक होता है, एक सरकारी विधेयक और दूसरा गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट बिल। तो ये जो धन विधेयक है, ठीक है, अगर प्रस्तुति के आधार पर विधेयक का प्रकार देखें, ठीक है, प्रस्तुति के आधार पर यदि हम विधेयक की बात करें, प्रस्तुति के आधार पर, तो प्रेजेंटेशन के आधार पर यह जो विधेयक है वो क्या होता है, सरकारी विधेयक। कैसा होता है, सरकारी विधेयक होता है। और सरकारी विधेयक का मतलब यह होता है कि जब किसी भी विधेयक को मंत्री प्रस्तुत करे, मंत्री जब उसको प्रेजेंट करे तो क्या विधेयक कहलाता है, सरकारी। और जब कोई भी सदन का मेंबर प्रस्तुत करे तो क्या कहलाता है, गैर सरकारी। तो हमेशा धन विधेयक को प्रस्तुत कौन करेगा, ठीक है, धन विधेयक को प्रस्तुति कोई न कोई मंत्री के द्वारा ही किया जाएगा। किसके द्वारा, मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसलिए धन विधेयक को हम क्या, सरकारी विधेयक कहते हैं। तो याद रखेंगे प्रस्तुति के आधार पर विधेयक का दो प्रकार होता है, एक आपका सरकारी और दूसरा गैर सरकारी। तो चूंकि धन विधेयक को हमेशा कौन प्रेजेंट करेगा, कोई मंत्री के द्वारा प्रेजेंट किया जाएगा, इसलिए आपका जो धन विधेयक एक प्रकार का कैसा है, सरकारी विधेयक है, अर्थात किसी न किसी मंत्री के द्वारा ही क्या किया जाएगा, इसको
प्रस्तुत किया जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए इस विधेयक को क्या कर दिया गया, प्रेजेंट कर दिया गया, अर्थात पूरा स्थापित कर दिया गया। अब आपको मालूम है कि यह विधेयक पहले लोकसभा में ही लाया जाएगा। अब इसकी प्रक्रिया की बात करते हैं, ठीक है, इसके हम प्रोसेस की बात करते हैं कि किस तरीके से यह विधेयक पास होता है। अब प्रोसेस के अंतर्गत यदि हम देखें तो आपको मालूम है पहले लोकसभा में लाया जाएगा, फिर कहां पर जाएगा आपका राज्यसभा के पास, फिर कहां पर जाएगा ये राष्ट्रपति के पास। ये क्रम है, ठीक है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, उसके बाद कहां पर जाएगा आपका ये राष्ट्रपति के पास। तो देखिए सबसे पहले पूरा स्थापित कहां पर होगा, लोकसभा में, है ना। इस विधेयक को पूरा स्थापित कहां पर किया जाएगा, पूरा स्थापित कहां पर किया जाएगा, तो लोकसभा में। अब लोकसभा में आपको मालूम है कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में इसको क्या किया जाएगा, पूरा स्थापित किया जाएगा। और उसके बाद लोकसभा से पास होने के बाद अब इस विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, राज्यसभा में जाने से पहले, लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाने से पहले इस विधेयक को लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का स्पीकर, इसको क्या करेगा, सर्टिफाइड करता है, प्रमाणित करता है। याद रखेंगे, लोकसभा के अध्यक्ष की प्रामाणिकता को, ठीक, अर्थात लोकसभा के प्रामाणिकता, अध्यक्ष की प्रामाणिकता को ना ही आपका किसी भी न्यायालय में, ना ही राष्ट्रपति, ना ही किसी अन्य के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है ना, किसी प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता। कुल मिलाकर लोकसभा के अध्यक्ष को यह एक अधिकार है कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक के रूप में क्या करे, प्रमाणित करे। तो सामान्यतः धन विधेयक को लोकसभा से पास होकर जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा में जाने से पहले लोकसभा का अध्यक्ष इसको प्रमाणित करता है, सर्टिफाइड करता है। और इसके प्रमाणिकता को न ही संसद में, ठीक है, न ही आपके राष्ट्रपति के द्वारा, न ही किसी न्यायालय में क्या किया जा सकता है, चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से न ही आपका न्यायालय में, न ही राष्ट्रपति, न ही आपका क्या, कहां पर आपका संसद में, कहीं पर भी इसको न्यायालय में या अन्य संसद या राष्ट्रपति के द्वारा इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता और नहीं किसी प्रकार से इसमें कोई परिवर्तन किया जा सकता। अर्थात लोकसभा के अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम निर्णय होता है, इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन या चैलेंज नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई लोकसभा में उसको पहले प्रेजेंट किया गया और लोकसभा के अध्यक्ष जो है राज्यसभा में जाने से पहले क्या करता है, इसको प्रमाणित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर लोकसभा और राज्यसभा की अधिकारिता पर हम बात करें तो अधिकारिता में लोकसभा को एकाधिकार है, धन विधेयक के मामले में वन साइडेड पावर है, राज्यसभा को अधिकार न के बराबर है। अब सवाल यह है कि इस विधेयक में राज्यसभा को क्या अधिकार है, ठीक, राज्यसभा को क्या अधिकार है। तो याद रखेंगे, एक तो आपको राज्यसभा इस विधेयक को कितना, 14 दिन तक रोककर रख सकता है। कितना दिन? 14 दिन तक रोककर रख सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 14 दिन रोककर रख सकता है और दूसरा, इस विधेयक में संशोधन की सिफारिश कर सकता है। संशोधन की क्या कर सकता है, ये सिफारिश कर सकता है, रिकमेंड कर सकता है। याद रखेंगे, राज्यसभा को संशोधन का अधिकार नहीं है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के अमेंडमेंट का अधिकार नहीं है, या संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं, संशोधन करने का अधिकार नहीं है। वह भी समझिएगा। दो बातें, अब मैंने कहा कि इसके अंतर्गत जो आपका राज्यसभा है, राज्यसभा धन विधेयक में क्या कर सकता है, ठीक, संशोधन नहीं कर सकता, संशोधन
नहीं कर सकता। ठीक, तो क्या कर सकता है? संशोधन की सिफारिश कर सकता है। ठीक है, क्या कर सकता है? संशोधन की सिफारिश कर सकता है। अब यह भी ध्यान दीजिएगा कि संशोधन की जो सिफारिश है उसको क्या लोकसभा मानने के लिए बाध्य है कि नहीं है? तो याद रखेंगे, संशोधन की सिफारिश को लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है, मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, अगर लोकसभा को उचित लगता है, सही लगता है, तो संशोधन की सिफारिश को स्वीकार करेंगे, अन्यथा अस्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से राज्यसभा को केवल और केवल क्या पावर है कि धन विधेयक को 14 दिन तक रोक कर रख सकते हैं या दूसरा संशोधन की सिफारिश कर सकते हैं। अब दो चीजें, अब इस बात को समझेंगे इसमें कि अगर इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कि 14 दिन रोक कर रख लिया, मान लीजिए, ठीक, 14 दिन तक कोई जवाब नहीं आता है, तो 15वें दिन अपने आप इसे दोनों सदनों से आपको इस बिल को पास मान लिया जाता है। ठीक, दोनों सदन से क्या मान लिया जाता है? पास। यदि मान लीजिए संशोधन की सिफारिश की गई और लोकसभा को लगता है कि यह संशोधन उचित है और संशोधन यदि स्वीकार करता है, तो यह धन विधेयक संशोधन सहित दोनों सदनों से पारित माना जाएगा। और अगर उसी रूप में बिना संशोधन के यदि लोकसभा के पास आया, तो आपका धन विधेयक जो है मूल रूप से आपका जो पास होना माना जाएगा, मतलब मूल विधेयक ही दोनों सदनों से पास माना जाएगा अगर संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाता या संशोधन नहीं करते हैं तो। ठीक है, क्या बोला मैंने? यदि संशोधन की सिफारिश की गई और संशोधन को लोकसभा स्वीकार करता है, तो उस स्थिति में यह संशोधन सहित आपके दोनों सदनों से विधेयक पास माना जाएगा। और यदि आपको जो मूल प्रावधान था वैसे ही वापस आया, तो उसे दोनों सदनों से मूल विधेयक का पारित होना क्या किया जाता है? माना जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से लोकसभा को इसमें एकाधिकार है। ठीक, राज्यसभा केवल 14 दिन रोक सकती है और संशोधन की सिफारिश कर सकती है, संशोधन का अधिकार राज्यसभा को नहीं है। ठीक, अब दोनों सदन से यह विधेयक क्या हो गया? आपका पास हो गया। दोनों सदनों से पास होने के बाद यह विधेयक कहां पर जाएगा? आपका राष्ट्रपति के पास। अब सवाल यह है कि राष्ट्रपति इस विधेयक में क्या कर सकते हैं, क्या अधिकार है? तो राष्ट्रपति को इस विधेयक में याद रखेंगे, ठीक है, या तो सामान्यतः इसे क्या करेंगे? स्वीकृति दे देंगे। ठीक है, स्वीकृति प्रदान करेंगे। ठीक है, या इसे रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं, रोक कर रख सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, नहीं लौटा सकते। ठीक है, इसे पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। कहने का मतलब है कि हम संविधान के अंतर्गत जब राष्ट्रपति की वीटो पावर पढ़ेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, जेबी पॉकेट वीटो, तो किसी भी स्थिति में धन विधेयक के मामले पर सस्पेंशन वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते, मतलब पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। उसके पीछे सीधा लॉजिक है, क्योंकि धन विधेयक को प्रेजेंट करने से पहले, ठीक है, धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले आपका राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होती है? आवश्यक होती है। राष्ट्रपति के सहमति से ही सदन में रखा जाता है। तो ये अपने पावर्स का क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति स्वीकृति दे देंगे या रोक कर रख सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। ठीक है, लेकिन सामान्यतः एक व्यवहारिकता की बात की जाए तो अमूमन होता यह है कि धन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी हस्ताक्षर या अपनी सहमति दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनुमति से, उनके परमिशन से ही सदन में रखा जाता है। लेकिन हां, यदि आपको क्वेश्चन आता है कि दोनों सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता तो राष्ट्रपति किन किन आपके पावर का प्रयोग कर सकते हैं, तो सामान्यतः या तो स्वीकृति या अस्वीकृति, अर्थात ठीक है एब्सोल्यूट वीटो पावर का, और दूसरा जेबी पॉकेट वीटो, मतलब उसे रोक कर रख सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में पुनर्विचार अर्थात सस्पेंशन वीटो पावर का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन सामान्यतः व्यवहार में होता यह है कि चूंकि उनके अनुमति से सदन में रखा जाता है, इसलिए सामान्यतः उस पर क्या देते हैं? वो सहमति अर्थात हस्ताक्षर कर देते हैं।
क्लियर है? तो इस तरीके से राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर दे तो विधेयक क्या हो जाता है, आपका पास हो जाता है। क्लियर है? अब इसके बाद हम इसके अंतर्गत बात करें, अब दोनों सदन से पास हो गया, राष्ट्रपति की क्या मिल गई, स्वीकृति मिल गई। अब इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे इसमें संयुक्त अधिवेशन, क्या इस विधेयक में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है अथवा नहीं? ठीक है, ज्वाइंट सेशन या ज्वाइंट मीटिंग बुलाया जा सकता है कि नहीं? तो याद रखेंगे, जो संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख है, अर्थात कोई ऐसा विधेयक जो सामान्यतः दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए, ठीक है, या एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में गया, ठीक है, दूसरे सदन 6 माह से अधिक समय तक रोक कर रखा गया, तो एक कंडीशन है जिस कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अथवा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। लेकिन यह संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान केवल और केवल साधारण विधेयक और वित्त विधेयक में होता है, न ही धन विधेयक में, न ही संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। अगर दोनों सदनों में गतिरोध होने का सवाल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि राज्यसभा को तो वन साइडेड पावर, लोकसभा को एकाधिकार है, वन साइडेड पावर है, राज्यसभा केवल 14 दिन उसको रोक कर रख सकती है। तो राज्यसभा की अधिकारिता नगण्य होने के कारण से इसमें गतिरोध होने का कोई सवाल ही नहीं है। 14 दिन अगर रोकेगी तो 15वां दिन अपने आप पास मान लिया जाएगा। इसलिए संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। याद रखेंगे, यदि गतिरोध होता भी है तो संयुक्त अधिवेशन इसके अंतर्गत नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन का प्रोविजन नहीं है। क्लियर है? तो इस तरीके से धन विधेयक से जुड़ी हुई सारे आपके पक्षों से यहां से यदि क्वेश्चन किसी भी तरीके से यदि प्रश्न आता है तो इतने प्रावधानों की यदि आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपसे यहां पे प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि धन विधेयक हमने सबसे पहले देखा कि भाई धन विधेयक का आर्टिकल अर्थात 110 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। दूसरा, इसके अंतर्गत धन विधेयक होता क्या है, तो दिन में भी मुख्य रूप से कर से जुड़ी हुई बातें, संचित निधि से जुड़ी हुई बातें, ऋण से संबंधित और लोक लेखा निधि से संबंधित प्रावधान को ही हम सामान्यतः क्या बोलते हैं, आपका धन विधेयक माना जाता है। अब धन विधेयक से संबंधित सारे प्रावधान, तो हमने देखा कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत किया जाएगा, मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि यह एक प्रकार का सरकारी विधेयक है। ठीक है, अब लोकसभा को इसमें एकाधिकार है। लोकसभा से पास होने के बाद जब राज्यसभा में जाता है तो अध्यक्ष इसको क्या करता है, प्रमाणित करता है, और अध्यक्ष के प्रमाणिकता को न ही संसद में, न ही न्यायालय में, न ही आपके राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी प्रकार से इस पर आपका प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। अब लोकसभा से पास होकर जब राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा को इसमें बहुत सीमित अधिकार है। केवल और केवल क्या कर सकता है, 14 दिन रोक कर रख सकता है और उसे संशोधन की सिफारिश कर सकता है, संशोधन करने का अधिकार नहीं है। यदि संशोधन को लोकसभा स्वीकार करती है तो संशोधन सहित दोनों सदनों से विधेयक पारित माना जाएगा, और अगर मूल प्रावधान ही वापस आता है तो उसे दोनों सदनों से मूल आपका धन विधेयक पास माना जाता है। और 14 दिन रोक कर रखती है तो 15वां दिन अपने आप ये विधेयक क्या मान लिया जाएगा, पास मान लिया जाएगा। क्लियर है? अब दोनों सदन से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इसमें या तो स्वीकृति देंगे या तो रोक कर रख सकते हैं, पुनर्विचार के लिए लौटाने का अधिकार नहीं है। लेकिन सामान्यता होता यह है कि चूंकि इनके सहमति से ही रखा जाता है तो इसलिए वो सहमत आपके अर्थात हस्ताक्षर वो कर देते हैं। क्लियर है? अब इसमें एक प्रावधान है कि क्या अगर गतिरोध की स्थिति हो जाए तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है कि नहीं, तो इस आपके धन विधेयक से जुड़े हुए मामलों पर धन विधेयक नहीं बुलाया जा सकता है। क्लियर है? अब हम इस पर प्रश्नों की बात करें तो प्रश्नों की प्रकृति अलग अलग तरीके से आता है। जैसे एक कठिन क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपका क्या प्रश्न रहता है, धन विधेयक के बारे में विचार कीजिए। धन विधेयक के बारे में विचार कीजिए, विचार कीजिए। ठीक है, धन विधेयक के बारे में विचार कीजिए, ऐसा प्रश्न आता है। तो धन विधेयक के बारे में विचार कीजिए में अब यह हो जाता है कि देखिए
नहीं आपके क्वेश्चन में सत्य डिफाइन करने के लिए स्पष्ट लिखा होता है, नहीं असत्य। अब विचार करने वाले प्रश्नों के अंतर्गत देखिए, अब स्टेटमेंट होते हैं इसमें 1 2 3 4 5, आपका बहुत सारा स्टेटमेंट होता है। और इस प्रकार के स्टेटमेंट में कहीं पर भी मान लीजिए यह उल्लेख नहीं है कि ट्रू छांटना है कि फॉल्स, सत्य या सत्य, तो यह क्वेश्चन काफी कठिन हो जाता। अब इस प्रश्न को कैसे बनाया जाए समझिएगा। पहले ऐसे प्रश्न जो विचार वाले प्रश्न आते हैं, तो विचार करने वाले प्रश्न में पहले आपको जितने भी स्टेटमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद उस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, उसको आपको पहले अलग कर लेना है। मान लीजिए मैंने कहा कि फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, ठीक है, ये आपका 3 स्टेटमेंट सही है, और इसके अंतर्गत थर्ड और आपका 5 का स्टेटमेंट रॉन्ग है। पहले आपने अलग कर लिया, तो ये हमारे पास क्या निष्कर्ष निकल गया, 1, ठीक है, 2 और 4, ये क्या है आपके सही स्टेटमेंट है, और आपका 3 और 5 जो है क्या आपका रॉन्ग है। अब इसके बाद आप ऑप्शन में देखिए कि या तो आपके ऑप्शन में, ठीक, या ऑप्शन में राइट वाला ऑप्शन होगा, या तो आपके ऑप्शन में क्या होगा, रॉन्ग वाला ऑप्शन होगा। मतलब राइट या रॉन्ग का कॉम्बिनेशन कभी भी नहीं दे सकता है, क्योंकि या तो आपको तय करना पड़ेगा ऑप्शन के हिसाब से कि या तो ऑप्शन में राइट स्टेटमेंट होगा, या तो ऑप्शन में आपका रॉन्ग स्टेटमेंट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो पहले आपको इसके लिए अलग करना पड़ेगा कि राइट और रॉन्ग कौन कौन सा है। अलग करने के बाद फिर आप देखिए कि ऑप्शन में कौन सा स्टेटमेंट है, उस आधार पर आपको आंसर लेना है। तो ये जितना बिंदु है उस सारे बिंदुओं को स्टेटमेंट में आपको क्वेश्चन दे सकता है। एक विचार करने वाले कठिन प्रश्न आते हैं। अब साधारण प्रश्न जैसे पूछा गया कि निम्न में से किस विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की हस्ताक्षर आवश्यक है, अनुमति आवश्यक है। तो हमने देखा कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति का हस्ताक्षर आवश्यक है। अभी किसी व्यापम में क्वेश्चन पूछा है कि धन विधेयक से जुड़ी हुई निम्न में से क्या शामिल है, क्या शामिल नहीं है, और चारों का चारों प्रावधान कर से जुड़ा हुआ था, अर्थात कर से संबंधित कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, विनियमन, तो ये चारों चीजें इसमें शामिल है। ऐसा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो किसी भी तरीके से यदि क्वेश्चन आए, तो यदि इन पक्षों को यदि आपको अच्छे ढंग से मालूम है, तो निश्चित रूप से आपसे प्रश्न कैसा भी घुमा के पूछेगा, आपसे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम अपने क्लास के अंतर्गत सारे आपके पक्षों को विस्तार से हम आपका देखेंगे। ठीक है, और सीजी व्यापम से संबंधित अन्य जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, और आपका अन्य जानकारी के लिए हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म रेला अर्थात राजपूत ई लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड करें। थैंक यू।